हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। जहां पर हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक संविधान क्या है और संविधान से जुड़ी हुई कुछ मूल संकल्पनाओं का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे कि संविधान का क्या महत्व है। आखिरकार किसी देश में संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान के पीछे का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जो संविधान है वो किसी देश की शासन प्रणाली को तय करता है। यानी जो देश का शासक है वो किस प्रकार नियुक्त होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा या फिर राजा का बेटा राजा यानी वंशानुगत तरीके से शासक बनेगा। तो देखिए, संविधान देश की शासन प्रणाली तय करता है। शासन प्रणाली यानी देश पर राज कौन करेगा। इसमें शासन की प्रणाली दो प्रकार की है, लोकतंत्र या राजतंत्र। देखिए, जो लोकतंत्र है वह दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। जहाँ पर लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, यानी जनता का शासन। यानी ऐसा देश जहाँ पर जो शासक है वो जनता द्वारा चुना हुआ है या फिर सीधा जनता ही वहाँ पे नियम कानून बना रही है। लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा शासन किया जाना या फिर जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाना। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे देश के लिए कानून और नीतियों का निर्माण करती है, लेकिन यह केवल छोटे देशों में ही संभव है। जबकि बड़े देशों में, जैसे भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर 140 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पे जनता सीधे तो नीतियाँ या कानून नहीं बना सकती। इसके लिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, जहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद या राज्य विधानमंडल में चुनाव करके भेजती है, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो देश के लिए नीति और कानून का निर्माण करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र जनता का शासन। लोकतंत्र लोकतंत्र के दो प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनता सीधे देश के लिए नीतियों का निर्माण करती हो, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हो। देखिए, लोकतंत्र लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। जहाँ पे लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, अर्थात जहाँ लोगों द्वारा अथवा लोगों के प्रतिनिधि द्वारा नियमों का निर्माण किया जाए। अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र किसे कहते हैं? जहाँ पे जो देश का शासक है उसे जनता निर्वाचित नहीं करती, उसमें जनता का कोई शासक को चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती। उसमें वंशानुगत शासक बनते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, यानी उसमें कोई जनता की भूमिका नहीं है। शासक जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि शासक वंशानुगत होता है, जो कि शासन का सर्वे सर्वा होता है। यानी शासन उसी के अनुसार चलेगा। शासन में सबसे ऊपर उसी का स्थान होता है, राजा ही सबसे ऊपर माना जाता है। राजा के द्वारा बनाए गए नियम नीतियां ही पूरे देश में लागू होती हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? राजतंत्र। आशा करती हूँ कि लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच का भेद अंतर आप समझ गए होंगे। लोकतंत्र जहाँ पर देश का शासक जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि राजतंत्र जहाँ पे शासक को चुनने में प्रजा की जनता की कोई भूमिका नहीं होती। वहाँ पर वंशानुगत तरीके से राजा का बेटा राजा बनता है। यहाँ तक समझ आया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान राज्य व्यवस्था की प्रकृति तय करता है। देखिए, राज्य व्यवस्था क्या थी? संविधान को व्यवहार में लागू करना। अब जैसी प्रकृति संविधान की होगी, राज्य व्यवस्था की प्रकृति भी वैसी होगी। यानी अगर संविधान में एकात्मकता है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण है,
यानी जितनी भी पूरे देश की शक्तियां हैं, अगर वो केंद्र के पास है, जो सरकार का मुखिया है, जो शासन में सबसे बड़े पद पर है, तो उसके पास सारी शक्तियां होंगी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे देश के कुछ प्रांत होते हैं, तो प्रांत में जो मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास शक्तियां हों, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पूरे देश के लिए नीतियां हैं, कानून हैं, वो सिर्फ केंद्र बनाएगा। बाकी किसी को शक्ति नहीं है कि वो कोई कानून बनाए। और जो केंद्र ने कानून नीतियां बना दी, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जो एकात्मक राज्य व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। यानी पूरे देश की सारी शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। इसी क्रम में आगे संघात्मक, ये उदार मानी जाती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। यानी कुछ विषयों पर जो नीति कानून है वो केंद्र बनाएगा, और कुछ विषयों पर राज्य बना सकते हैं कानून, और कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें दोनों आपसी बातचीत से, आपसी सलाह से मिलकर कानून बना सकते हैं। तो ये उदार होता है। अर्धसंघात्मक, ऐसे जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। केंद्र के पास थोड़ी शक्ति ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास शक्तियां नहीं होंगी। इसमें केंद्र थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन राज्यों के पास भी ठीक ठाक शक्तियां होती हैं। आगे देखिए, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। यानी सरकार कैसी है, सरकार का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बन रही है सरकार, ये जो बताता है ये भी संविधान बताता है। जैसे संविधान में लिख दिया गया है कि सरकार ऐसे बनेगी, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस तरीके से होगा, तो वो एक सरकार का स्वरूप बता दिया कि विधायिका में चुनाव इस तरीके से कराए जाएंगे, तो वो संविधान में वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार का स्वरूप भी बताता है। देखिए सरकार के स्वरूप, जैसे संसदात्मक प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसदात्मक प्रणाली। देखिए संसदात्मक जो प्रणाली है उसमें विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका जो विधि बना रही है, जो कानून बना रही है, वो विधायिका। और कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन यानी उन्हें लागू कर रही है। तो जो संसदात्मक प्रणाली है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जैसे देश में विधायिका का गठन हुआ, तो कार्यपालिका के सदस्यों का जो चुनाव है वो विधायिका में से ही कर लिया जाता है। जो कार्यपालिका में जो सदस्य आते हैं वो विधायिका से ही निर्वाचित होकर आते हैं। जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर विधायिका के सदस्य होते हैं। वे विधायिका से चुने जा रहे हैं, इसलिए वे विधायिका की तरफ उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य कोई संबंध नहीं होता। विधायिका का गठन अलग से होता है चुनाव होकर, कार्यपालिका का अलग से। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति अपने विश्वास पात्रों को, चाहे उनका चुनाव नहीं हुआ है, वो अपनी मर्जी से किसी भी उस अपने संबंधी को मंत्री बना सकता है। वो विधायिका से किसी भी सदस्य को नहीं चुनता। यानी वहाँ की जो कार्यपालिका है और विधायिका है उसमें कोई संबंध नहीं है। विधायिका अलग से निर्वाचित होती है, और जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो जो राष्ट्रपति है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को मंत्री बना सकता है, कार्यपालिका में शामिल कर सकता है। जबकि भारत में क्या है, संसदात्मक प्रणाली है। यानी भारत में जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका से ही लिए जाते हैं। आगे देखें, संसदात्मक प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। जैसे एक हमारे देश में राष्ट्रपति हैं और एक प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो वो जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, नाम मात्र की। बस उनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं,
बाकी जो देश के नीति कानून का जो प्रभावी रोल निभाते हैं वो प्रधानमंत्री हैं, जो कि वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, यानी जो सरकार के मुखिया होते हैं या सरकार के अध्यक्ष होते हैं। दोहरी देखिए, संसदात्मक प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका, जिसमें एक है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्राध्यक्ष। जैसे कि ब्रिटेन में कौन है? ताज, यानी वहां के राजा को क्या कहते हैं? ताज या क्राउन, ब्रिटेन यूके में। जबकि भारत में कौन है? राष्ट्रपति। नाम मात्र के नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष। और वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष भारत में कौन है? प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन यानी यूके में भी प्रधानमंत्री ही हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में देखिए, एकल कार्यपालिका होती है, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष सिर्फ एक ही होता है, राष्ट्रपति ही होता है। वहां पे सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष भी वही होगा, सरकार का अध्यक्ष भी वही होगा। अब तीसरा था अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। देखिए, सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष के पास न होकर कुछ कार्यकारी शक्तियां अन्य अधिकारियों व संस्थाओं के पास होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि देश की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो सारी की सारी राष्ट्राध्यक्ष के पास हो, बल्कि उसके स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष के पास होगी, जबकि उसमें से कुछ अधिकारियों और संस्थाओं के पास होती हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये जो अधिकारी हैं और ये संस्थाएं हैं, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, उसमें राष्ट्राध्यक्ष का कोई दबाव नहीं होता। देखिए, संसदात्मक प्रणाली, जहाँ पे विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। दोहरी कार्यपालिका होती है, जिसमें पहली है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक प्रणाली, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य दूरी होती है, यानी इसमें कोई संबंध नहीं होता। एकल कार्यपालिका होती है, जिसमें राष्ट्रपति ही राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और सरकार का भी अध्यक्ष होता है। अगली है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी सभी कार्यकारी शक्तियां जो है वो राष्ट्र के अध्यक्ष के पास में होकर कुछ कार्यकारी शक्तियां अन्य अधिकारियों और संस्थाओं को दे दी जाती हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान सरकार के अंगों की सीमा तय करता है, उसकी शक्तियों की सीमा तय करता है। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें विधायिका का कार्य होता है विधि बनाना, जो संविधान है उसके अनुसार या उसके आधार पर कानून बनाना, विधियां बनाना। कानून किसे कहते हैं? कानून जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार नियम बनाना या कानून बनाना। तो विधायिका का कार्य क्या हुआ? संविधान के आधार पर कानून बनाना। और अगला है कार्यपालिका, जिसका कार्य क्या होता है? जो विधायिका ने विधि बनाई है उसे पूरे देश में लागू करना, पूरे देश में क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है यदि किसी नागरिक के अधिकारों को कोई क्षति हो या बनाई गई विधि के अनुसार किसी ने कुछ उल्लंघन किया हो, तो उसका जो दंड देने का कार्य करती है वो न्यायपालिका करती है। 5th पॉइंट है, संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे कि विधायिका विधि बनाती है, अब विधायिका कोई ऐसी विधि बना दे जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्षति होती हो, तो तुरंत न्यायपालिका ऐसे विधि के ऐसे कानून की जांच करेगी और उसे शून्य तक कर सकती है या फिर उसमें संशोधन के लिए कह सकती है। तो यानी संविधान क्या करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 6th पॉइंट है, संविधान एक ध्रुव तारे के समान है, जो शासक को हमेशा दिशा निर्देश देता है और उसका मार्गदर्शन करता है। यानी जो संविधान है वो एक ध्रुव तारा, जैसे ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है तो वह हमेशा उत्तर दिशा को निर्देशित करता है। इसी प्रकार जो संविधान होता है
वो शासक का दिशा निर्देश करता है। जैसे हमारा भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं, जो कि बताते हैं कि जो शासक है, जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें भविष्य में कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए, जनता के लिए कौन सी नीतियाँ लाभकारी होंगी, उन पर कार्य करने के लिए प्रावधान दिए गए हैं डीपीएसपी में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी वीडियो हमारी आती हैं उन्हें ज़रूर देखें। धन्यवाद।